एनिमेलिया पर। थोड़ा सा देखिएगा। चल चल जल्दी चल। इसको ऑन रखोगे? देखिएगा, आप जो पीछे जो पढ़े हैं उसको एक बार सब कुछ खत्म करके सीधा सीधी हम लोग एक कंसेप्ट पर आ रहे हैं जिसका नाम होगा एनिमेलिया। यहीं से हम लोग काम शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? एनिमेलिया। और आपको बता दें, सर्वाधिक क्वेश्चन बायो में, बायो सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग एनिमेलिया में सबसे पहले एक कंसेप्ट पर बात करेंगे, दैट इज द मेमल्स। क्या होगा? मेमल्स। और मेमल्स का मतलब होता है कि स्तनधारी जो अपने बच्चों को क्या पर दूध पिला पाए। क्लियर? तो इस मेमल्स का कंसेप्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मेमल्स के अंतर्गत सबसे अच्छा अगर कोई उदाहरण आता है तो ह्यूमन बीइंग, यानी होमो सेपियंस और सेपियंस। जैसे हम लोग के साथ आता है होमो सेपियंस और सेपियंस दो बार, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्वेश्चन आता भी है। वैसे एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धतिकरण, यानी पहले जीनस का उसके बाद स्पेसीज का। तो हम लोग एक काम करते हैं, एनिमेलिया के पहले एक छोटा सा बॉक्स क्लियर करते हैं। थोड़ा सा लिखिएगा, एक बॉक्स लिखिएगा, बॉक्स बना करके। एनिमेलिया के पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, लिखिएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धतिकरण। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धतिकरण। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, क्लचर मत लिख लेना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लेचर लिखिएगा, क्लचर मत लिखिएगा, कल्चर भी मत लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धतिकरण। इसके बाद लिखिएगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको बोलते हैं त्रिनाम पद्धतिकरण, त्रिनाम। हिंदी मत लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कड़ा प्लान। लेकिन अब मजबूरी है कि नहीं बोलेंगे तो कुछ फिर कंप्लेन करेगा, सर नहीं बुझा रहा है, खाली अंग्रेजी बोल रहे हैं। त्रिनाम, त्रिनाम पद्धतिकरण, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। थोड़ा समझिएगा, बोलता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बोलता है कि किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग नाम होगा किससे होगा? जीनस से, और दूसरा किससे होगा? स्पेसीज से। जैसे इसका सबसे अच्छा बताए थे आप लोगों को टेक्निक, राना टिग्रीना, बोले थे ना। राना क्या है? जीनस है, और टिग्रीना स्पेसीज, मेढक का नाम है। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं इसको। एनिमल का है तो जूलॉजिकल नेम भी बोलेंगे। और पहला स्टार्ट किससे होगा? जीनस से। तो जीनस हमेशा कैपिटल बोल्ड लेटर में स्टार्ट होगा, और स्पेसीज कैसा लेटर में होगा? स्मॉल लेटर में। ये क्वेश्चन पूछता है। तो बोलता है कि बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ये दोनों का कंसेप्ट जो है, बायनोमियल और ट्राइनोमियल का कंसेप्ट जो है, ये दोनों दिया था कैरलस लिनियस ने। तो कैरलस लिनियस बताए थे कि वर्ल्ड वाइड अगर साइंटिफिक नेम को कंफर्म करना है तो पहला तो जीनस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेसीज। लेकिन बोला क्या कि एक उसमें भी जो जितने भी एनिमल हैं उसमें से एक एनिमल जो है सुपर, वो सुपीरियर है, उसको टॉप पे है। तो उसके लिए यूज करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, से हम लोग के लिए किया है। हम लोग को कहता है होमो सेपियंस सेपियंस, यानी दो बार सेपियंस का यूज किया है। होमो सेपियंस सेपियंस, इसका मतलब हम लोग के साथ यूज क्या हो रहा है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और एक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धतिकरण, त्रिनाम पद्धतिकरण। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? कैरलस लिनियस। लिखिएगा, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय, ये कंसेप्ट दिया गया, दोनों दोनों, यह कंसेप्ट दिया गया, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस, CAROLEUS, कैरोलस लिनियस, LINEAUS, कैरोलस लिनियस। ठीक है, लिखिएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, आदमी के लिए
ह्यूमन बीइंग के लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ह्यूमन बीइंग के लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में त्रिनाम पद्धतिकरण बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख लिए और ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल में होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, अब तीनों को अंडरलाइन कर दीजिएगा, होमो सेपियंस सेपियंस। अब थोड़ा सा समझिएगा, बॉक्स बंद कर दीजिए, काम हो गया है। कैरोलस लिनियस कौन सा दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और कौन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। ट्राइनोमियल मतलब होमो सेपियंस सेपियंस, अब बायनोमियल मतलब पहले जीनस और दूसरा स्पेसीज। तो कहीं पर एग्जांपल के तौर में खाली वहीं पर बॉक्स के नीचे लिख लीजिएगा कि जैसे एक लिखिएगा जीनस, और जीनस के ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल लेटर मान लीजिए आर से, और स्पेसीज जहां पे लिखिएगा वहां पे लिखिएगा स्मॉल से। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में एक खाली लिख लीजिएगा राना टिग्रीना, अपने पाप पता चल जाएगा। कुछ कुछ का पूछता है, जैसे मेढक का पूछता है, जैसे बिल्ली का पूछता है, बोलिए। बॉस इंडिका गाय का है, बॉस इंडिका गाय का है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, 3-4 नाम पूछता है, लिख लीजिएगा जरा सा। सम एग्जाम्पल उसी बॉक्स में, बंद नहीं कीजिएगा, तो 2-3 खाली एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक गाय का लिख लीजिएगा बॉस इंडिका, बॉस, बॉस इंडिका, बॉस इंडिका गाय का, ठीक है। और बिल्ली का लिख लीजिएगा फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। और बाघ का लिख लीजिएगा, बाघ, बाघ का पूछता है, बाघ का, टाइगर का, टाइगर का लिखिएगा, हाँ, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। बाघ का बताइए, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा टिग्रिस, TIGIRIS, पैंथेरा टिग्रिस। यही सब 2-3 पूछता है। इसमें से गाय सबसे ज्यादा पूछेगा, बॉस इंडिका, और खूब अगर इसको मन करेगा तो बिल्ली पूछेगा, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को सब नहीं पूछेगा। ऐसे लिख लीजिए, लिखना है तो उसे कुत्ता का, बिल्ली का, इसका सबका लिखना शुरू कीजिएगा, पता चल गया। बताइए कुत्ता का क्या है, हाँ, कैनिस फैमिलियर, नहीं लिखने की जरूरत है, मत लिखना, कुछ भी नहीं करेगा। बॉक्स बंद, बॉक्स में उसमें टैग करके उसको बंद कीजिए और स्टार्ट कीजिए एनिमेलिया। अब कंसेप्ट स्टार्ट होता है। आराम से 5 मिनट पहले कंसेप्ट पर पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे काम हम लोग करेंगे। आप जैसे समझिएगा कि हम लोग के पास कौन सा सेक्शन आ गया, एनिमेलिया, और एनिमेलिया में सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग खुद को लेंगे, सेल्फ को। तो बोलता है अगर ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ से काम शुरू होता है और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पहला पार्ट होता है हम लोग के पास कौन, ब्रेन। कौन सा होता है, ब्रेन। अब ये समझिएगा कि ब्रेन से काम हम लोग का शुरू, यानी हम लोग अपने मस्तिष्क पर काम शुरू किए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि ब्रेन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि ब्रेन के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम का यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन दैट इज द यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। और पूरे बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम कौन, नर्वस सिस्टम। तो मान लिया कि अगर ये ब्रेन का सिस्टम है, गैंग्लियन का सिस्टम, और ये यहाँ तक है, तो ब्रेन से जो जुड़ा हुआ पार्ट है पूरे बॉडी को ये पूरे कंप्लीट कवरेज देगा, और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहेगा। यानी इसका मतलब है कि पूरे न्यूरॉन का जो पार्टिसिपेशन है हमारे बॉडी में एकदम नेटवर्किंग है, जाल सा बिछा हुआ है। जैसे मान लिया कि अगर हम चल रहे हैं और हम, मेरा कोई हाथ में किसी का टच होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो टच हुआ, और इसका जो इंप्रेशन हमारे माइंड में है वो मात्र 1/10 सेकंड में हम लोग को पता चल जाता है। एक यानी उसका जो है ना 10वां हिस्सा में हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग के हाथ में टच हुआ है। इन्हें कि आज टच हुआ, कल पूछ रहे हैं कल कुछ टच हुआ था क्या, इतना धीरे नहीं है। हम लोग का रिस्पॉन्ड कैसा होता है, तुरंत। बोलता है कि तुरंत इंस्टेंट जो रिस्पॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक एक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। नाम सुना होगा, कौन सा एक्शन, रिफ्लेक्सिव। यानी जब किसी चीज, किसी सूचना को हम लोग रिसीव करेंगे और उस पर जो हमारा ब्रेन उस पर जो
ब्रेन काम करेगा, उस पर जो रिएक्शन देगा उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन। इसका यह मतलब है कि जो बीच का हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम जाकर के ब्रेन के साथ टच में है, और ये इससे संदर्भित जितना भी हम लोग का न्यूरॉन्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ये सारे किसी न किसी डायरेक्शन में जाकर के जुटे हुए हैं। और अगर किसी तरह की सूचना होती है तो ये इसको देती है, और इसके माध्यम से ये कहां तक पहुंचता है, ब्रेन तक। इस पूरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो पार्टिसिपेट करता ही है, प्लस करता है स्पाइनल कोड। कौन कोड करता है, स्पाइनल कोड। यानी स्पाइनल कोड और ब्रेन को मिला के हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले बार बीपीएससी में सवाल भी पूछा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ कौन शामिल होता है, स्पाइनल कोड, याद रखना है। तो बोलता है कि ये जो स्पाइनल कोड है ये सूचनाओं को कहां देगा, ब्रेन को, और ब्रेन तब फिर इस पर कैसा एक्शन लेगा, रिफ्लेक्सिव। तो क्रॉस रिफ्लेक्सिव एक्शन सब पर जाएगा, और ये इसको जो इसका जो ब्रेन का अप्रोच बोलेगा उसके अनुसार ये करेगा। जैसे मान लिया हाथ में ठंडा लगा, तुरंत हटा लिए, एक्शन ले लिए, रिफ्लेक्सिव एक्शन। या गर्म लगा, हटा लिए। या जो कुछ भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज हो रहा है, तो आप देखते होंगे कि न्यूरॉन का काम क्या है कि हमारे शरीर के सूचनाओं को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और वहां से कलेक्ट करके डेंड्रॉन के माध्यम से ये सेंटर में एक एक्सॉन होता है उसको देता है, और एक्सॉन टू एक्सॉन ट्रांसफर होकर के फिर कहां तक जाएगा, ब्रेन तक। और ब्रेन उस पर अपना एक्टिविटीज करता है। जो ब्रेन इस पर रिस्पॉन्ड करता है, उस रिस्पॉन्ड को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि ब्रेन, अगर हम लोग ब्रेन से काम शुरू कर रहे हैं तो ब्रेन को हम लोग टाइप बोलते हैं सेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, सेफ्लॉन, यानी सेफ्लिक को ही हम लोग ब्रेन बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग सेगमेंट देखेंगे कैसे। तो हम लोग का जो सर है वो इस तरह का पोजीशन बनता है, यानी इसका मतलब है कि ये इस तरह का एक कंसेप्ट बनेगा, और इस तरह से पूरे तरह से चीजों से इम्बेडेड रहेगा, मतलब धंसा हुआ। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग का सर का पोजीशन है, ये अक्सर सुनते होंगे कि एक्सीडेंटल मामले में उसका सर खुल गया। तो जब या किसी को देखिएगा ब्रेन हेमरेज टाइप का होगा, तो ब्रेन हेमरेज में क्या, चूंकि रीजनरेशन पावर हमारे ब्रेन का क्या है, बहुत कम है, तो मतलब लिस्ट अमाउंट में है। अगर एक बार ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो बहुत बड़ा सर दर्द है। फिर आपके पास एक मात्र माध्यम है कि ड्रेन सिस्टम, फिर ड्रेन करके उसको क्या करता है कि उस क्लॉटिंग को हटाया जाता है। समझिएगा, जब तक पूरा बिहेव क्लियर नहीं होगा तब तक पूरा ही चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अब आपका चैप्टर सही शुरू हो गया। अभी तक जो मोनरा तोनरा पढ़ रहे थे हम लोग देखे हुए नहीं थे, अंदाज पे पढ़ रहे थे। ऐसा सब हम लोग के बिहेवियर लाइफ से जुड़ा हुआ है और पूरा चीज समझ में आएगा। तो बोलता है कि हमारे बॉडी में सबसे कम रीजनरेशन पावर किसका है, ब्रेन का। एक बार ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, अगर दवा उसको एक्टिवेट कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, एक मात्र ड्रेन सिस्टम बचता है। ड्रेन में क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेट पर जाकर के ये इसको ड्रेन करता है, ब्रेन को छेद करता है, और छेद करके जाकर के फिर वहां पर क्या करेगा कि रेज को भेजेगा। रेज में अगर ब्लड क्लॉट टूटा तो हो सकता है, अगर टूटा तो टूटना शुरू हो जाएगा, तब हो सकता है क्लॉटिंग करके वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी तरह से नहीं टूटा और क्लॉटिंग हो गया तो निश्चित तौर पर आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसी में देखते होंगे, कोई कोमा में चला जाता है, कोई वेंटिलेटर पर रहता है, बहुत सारा सिस्टम देखते होंगे। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में सबसे कम रीजनरेशन पावर किसका है, ब्रेन का। इसलिए इसके लिए भगवान ने हम लोग को क्या किया है, कवच दिया है, जिसको हम लोग हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट के हम लोग को भगवान ने एक हेलमेट दिया है, और ये बड़ा रिजिड है। ये क्या है, रिजिड है। अगर मान लिया कि सपोज दैट कि अगर ये कवरेज नहीं होता तो निश्चित रूप से जो ब्रेन का जो सॉफ्टनेस है बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होगा, क्योंकि उसमें सेरेब्रल फ्लूइड होगा, उसमें एक लिक्विड होता है, जिस लिक्विड के सहारे वो मोमेंट में होता है। बहुत सारा उसमें पार्ट होता है, जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो ब्रेन का बहुत सारा पार्ट है, और अगर इसको भगवान ऐसा कवरेज नहीं देता तो पक्का ये सुरक्षित नहीं होता। फिर भी और सुरक्षा के लिए हम लोग को अप्रोच किया जाता है कि चलिए आप जो ना हेलमेट पहन के रखिए, अगर गाड़ी उड़ी चला रहे हैं तो कम से कम ब्रेन में आपका चोट नहीं लगा। इधर उधर लगेगा तो रीजनरेशन पावर है। अगर मान लीजिए कि आप एक्सीडेंट कर जाते हैं, हड्डी टूटता है तो हड्डी में रीजनरेशन पावर है, मसल्स में आपका रीजनरेशन पावर है, हर जगह रीजनरेशन पावर है एक्सेप्ट ब्रेन का, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो रीजनरेशन पावर है वो लिस्ट अमाउंट में है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कैसा है, लिस्ट में बहुत कम रीजनरेट होता है। तो ऐसे सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना जो एनिमेलिया को देख रहे हैं, हम लोग अपना काम कहां से शुरू कर रहे हैं, ब्रेन से। तो इसको जब खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब खोलेंगे तो इस रिजिड ये ओपन होगा बाहर की तरफ, और ये जब बाहर की तरफ ओपन करेंगे तब फिर जाकर के हम लोग को जो है ना सर्कुलर पाथ में तक घूमता हुआ कंप्लीटली एक मिलेगा लिक्विड फॉर्म में ब्रेन, और जो लिक्विड से क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा।
और इसमें क्या रहेगा कि एक इस तरह का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होगा जो कंप्लीट ब्रेन को डिसाइड करेगा। इसी ब्रेन के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। सब चीजें ही मिलेगी। इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग अंदर अब जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हिस्ट्री की तरह आपको कुछ बातें लिखा करके आगे नहीं बढ़ने वाले। हम उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर के सेगमेंट को बाहर करेंगे, उस सेगमेंट के कंपोजिशन को समझेंगे, उस सेगमेंट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा बॉडी कंप्लीट मेंटेन होता है किस पर? ब्रेन पर। और अगर मेंटल लेवल पर नेगेटिविटी थॉट अगर डेवलप हो गया तो आपका बॉडी बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए आजकल देखते होंगे कि लोग मेडिटेट करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन उसको मिलता है। बहुत सारे लोग को देखिएगा कि अच्छा भोजन कर रहा है, फिर भी जो है ना, जो मेंटली फुलनेस नहीं है, मतलब अच्छा, अगर ये आपको बहुत अच्छा से बैलेंसिंग मोड में केमिकल कंपोजिशन आपके बॉडी नहीं देगा, मतलब समझिएगा कि हमारा पूरा बॉडी केमिकल कंपोजिशन का बना हुआ है। और जिसका भी केमिकल कंपोजिशन डिसबैलेंस हुआ, मतलब 0.1% भी ज्यादा या कम सेक्रेट हुआ, इमीडिएट बीमारी होगा। समझ रहे हैं? अब कैसे होगा समझिएगा। जैसे थायरॉक्सिन कम होगा तो थायराइड हो जाएगा, होगा ना। जैसे इंसुलिन का कम या ज्यादा होना, बीमारी होगा, डायबिटीज होगा। इसका मतलब है कि आपका जो कंप्लीट बॉडी है वो कंप्लीट केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। और केमिकल का जो सेक्रेशन है वो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन इन द सेंस, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम। अगर ज्यादा होता है तो हाइपर होगा, अगर कम होता है तो हाइपो होगा। तो जैसे हम हाइपर और हाइपो सब जगह लगा सकते हैं, तो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम। अब ये कैसे हमारा बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगा कि कम होगा कि ज्यादा? ये टोटल डिपेंड करेगा किस पर? ब्रेन पर। अगर ब्रेन किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सोच पाता हो, पॉजिटिव सेंस में वर्कआउट कर पाता हो, आपके बॉडी को रिलैक्सेशन दे पाता हो, तो निश्चित तौर पर आपका जो भी इंडोक्राइनोलॉजी है, क्योंकि उससे रिस करके हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। तो हार्मोन अगर आपके बॉडी में सही रूप से निकलेगा, जिसको जो अपना पार्टीशन मिला है वो अपना मात्रा एकदम सही निकालेगा, तो आपका बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी डिसबैलेंस होगा, पिट्यूटरी हो जाए, एडर्नल हो जाए, थायराइड हो जाए, पाराथायराइड हो जाए, कोई भी अगर डिसबैलेंस होगा तो आपको क्या दे देगा? बीमारी। इसका मतलब है कि बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे ब्रेन का बैलेंस मोड में रहना जरूरी है। दूसरा बात, अगर हमारा बॉडी बैलेंस मोड में है, इट मींस ब्रेन का पॉजिटिव सेंस में काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अभी आप लगातार सुन रहे होंगे कि कोरोना काल के बाद लोगों में हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया। लगातार सुन रहे होंगे कि कोई वर्कआउट करते गिर गया, कोई क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें रन लेते हुए गिर गया, कोई आप देख रहे होंगे बैडमिंटन खेलते हुए अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? हम लोग एक्चुअली नेचुरल फिनोमेनन की तरफ नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों का इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं हुआ है। वो बात नहीं है। जब 2 साल कोरोना काल बीता है, तब से लोगों का जो लाइफ स्टाइल है और लाइफ एटीट्यूड है, जो उसका अपना जो सेंस है, जैसे हम लोग का अपना अपना सबका केमिकल बैलेंसिंग अलग है। हो सकता है हम किसी चीज को डीप सोचते हो, आप हल्के में लेते हो। हम सभी का अलग अलग है। ये कभी कभी हम लोग को लगता है कि अरे तुम कैसे सब संभाल लेते हो, ये अब कहना उचित नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी लोगों का केमिकल बैलेंसिंग इसलिए अलग है कि हमारे जीन का जो सेगमेंटेशन है, जो म्यूटॉन है, उसका सेगमेंट अलग अलग है। कोई AUG है तो कोई GUG है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब है कि हम लोग कंपैरेटिवली करते हैं कि बताओ, हमको इस बात को करके इतना डर लग रहा है और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारे फर्क और आपके फर्क पर नहीं है, ये हम दोनों के केमिकल बैलेंस के बैलेंसिंग मेथड पर डिपेंड करता है। जैसे कोई आदमी, समझिएगा, कोई आदमी कितना भी कर्जा ले ले, उसको कोई परेशानी नहीं। उसको पूछेगा क्या है, होगा अपना जीवन चल रहा है, कर लिया जाएगा। तो तुम उसको बोलोगे, करे भाई इतना हमको रहता तो हमको तो बहुत दिक्कत हो जाता, और तुमको न होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसका यह मतलब है कि सेकेंड पार्ट का जो आदमी है वो मेंटली बूस्ट है कि जो कुछ भी होगा उसको देख लेंगे। और फर्स्ट पार्ट जो उसे डिस्कसिंग कर रहा है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर है। तो अगर डर चल रहा है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से एड्रेनलिन ग्लैंड का कुछ ना कुछ रोल होगा, उसके बॉडी का जो सेक्रेशन है। तो हम लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का बॉडी का जो केमिकल बैलेंसिंग है, जो केमिकल नेचर है, जो ब्रेन का मैथोलॉजी है, जो बॉडी का एक्टिविटीज है, वो सब का अलग अलग है। हम लोग सभी का केमिकल नेचर अलग है। कोनो तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोनो गुस्से नहीं होता है। हाँ, कोई कोई गुस्से में रहता है, जब देखोगे तो फनफनाते रहेगा।
हाँ, एक उस सब आदमी को देखने में तुमको बनेगा नहीं। एक तो आदमी रहेगा ना, हमेशा गुस्से में रहेगा, कुछ पूछो क्या हाल चाल है, कैसा रहेगा, बस। समझ रहे हैं ना, मतलब वही वही नेचर में उसका रहता है ना, बाय डिफॉल्ट रहता है। अब ये वो नहीं करो, मतलब जैसे हमारे नजर में उसका गड़बड़ स्थिति हो जाएगा। अभी लोग तुम लोग बता दोगे कि ये देखिए सर हमेशा गुस्सा रहते हैं, ओकरे देखेंगे बार बार हम, उसको भी आश्चर्य होगा कि हमारे तरफ सर काहे इतना बार देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने बारे में मत बोलिए कि ये सर गुस्सा में, गुस्सा का समझते हैं, जैसे कुछ कुछ कोनो कोनो क्लास में अच्छा बात भी हम बोल रहे हैं ना, देखा वो बच्चा कुछ प्रतिक्रिया नहीं, जैसे खूब अच्छा बात बोले और तब भी हमरे तरफ ऐसे देख रहा है। पढ़िए, मतलब समझे ना, उसका जीवन जीवन जो है ना वहीं पर जाके फुल स्टॉप मार दिया है, मतलब एक्टिविटीज बंद हो गया है। अब हम क्यों बार बार बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत फर्क है। अगर यही बात हमको ऑनलाइन पढ़ाना होता तो शायद इतना एक्टिवली आपसे बात नहीं कर पाते और इतना आपके एक्सप्रेशन को नहीं ले पाते। और ये ऑफलाइन है तो चूंकि आपके एक्सप्रेशन से अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मूव ऑन होते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और हम वहां से ही बोलते आ रहे थे कि अगर दोनों कॉम्बो हो जाएगा तो निश्चित तौर से उसमें जो है ना स्पार्क थोड़ा तेज हो जाएगा, क्योंकि हम आपके एक्सप्रेशन से चीजों को बता पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा पूरा पूरा बॉडी केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है और केमिकल बैलेंसिंग पर करता है। और टोटल केमिकल बैलेंसिंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए बैठा हुआ कौन है, ब्रेन। इसलिए काम शुरू कहां से करेंगे, ब्रेन से। लिखिएगा, बॉक्स बंद नहीं, बॉक्स फॉक्स नहीं, ब्रेन। हाँ, बॉक्स बंद और काम शुरू। ब्रेन में लिखिएगा ब्रैकेट में सेफ्लॉन, ब्रेन में लिखिएगा ब्रैकेट में सेफ्लॉन, सेफ्लॉन CEPHALON, सेफ्लॉन। ब्रेन में लिखिएगा सबसे पहले सेफ्लॉन। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा कि ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। मान लीजिए कि समझिएगा, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है और इसको रटने के ख्याल से पढ़िएगा तो कभी याद नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ब्रेन है तो ये अपर पार्ट होगा, ये मिडिल पार्ट होगा और ये हाइंड पार्ट होगा, होगा ना। यानी एंटेरियर पार्ट होगा, इंटरमीडिएट पार्ट होगा और पोस्टेरियर पार्ट होगा। ये एंटेरियर पार्ट होगा, ये पोस्टेरियर पार्ट होगा और ये इंटरमीडिएट होगा, यही 3 पार्ट होगा। तो अगर आगे का भाग है तो हम लोग उसको प्रो बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, प्रो मतलब आगे। तो यहीं पर लिखा देंगे प्रोजेन सेफ्लॉन, सेफ्लॉन लगा देंगे तो पकड़ा जाएगा। सेफ्लॉन मतलब ब्रेन और प्रो मतलब आगे, और बस प्रोजेन सेफ्लॉन का मतलब आगे का भाग। जैसे बीच वाला मेजोसेफ्लॉन, ठीक है, और नीचे वाले को रोम्बेसेफ्लॉन, रोम्बेसेफ्लॉन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन रोम्बेसेफ्लॉन का पार्ट है, कौन प्रोजेन सेफ्लॉन का है और कौन मेजोसेफ्लॉन का है। तो सेफ्लॉन का मतलब क्या होता है, ब्रेन। प्रो मतलब आगे, मेजो मतलब बीच और रोम्बे मतलब नीचे। तो इसको हम लोग हाइंड पार्ट भी बोल सकते हैं, इसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, और इसको कौन बोलते हैं, फॉर। इसको फॉर ब्रेन बोल सकते हैं, इसको मिड ब्रेन बोल सकते हैं और इसको हाइंड ब्रेन बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ना, कौन सा ब्रेन, फॉर। इसको क्या बोल सकते हैं, मिड। क्या बोल सकते हैं, मिड। और इसको क्या बोल सकते हैं, हिंड। तो बोलता है जो जो फॉर है उसको प्रोजेन बोलेंगे, जो फॉर है उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेन। जो बीच में है मेजोन और जो नीचे है रोम्बेन। तो पहले लिखिएगा, एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधी एक लाइन ऐसे बनाइएगा और 3 पार्ट में बांटिएगा। कुछ नहीं, खाली आपको लिखने का स्टाइल बता रहे हैं ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर लिखिएगा फॉर ब्रेन, ये लिखिएगा मिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। हाँ, अरे बोल रहे हैं, जिसको लिखना होगा लिखेगा, हम अपना ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं। हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और ये संस्कृत मस्तिष्क। ठीक है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए, ये फॉर ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्रोजेन सेफ्लॉन। क्या बोलेंगे, प्रोजेन सेफ्लॉन। इसको क्या बोलेंगे,
बहुत अच्छा, मेसोनसेफ्लॉन। इसको क्या बोलेंगे? रोम्बेन, बहुत अच्छा, रोम्बेन सेफ्लॉन। एक हो गया प्रोजेनसेफ्लॉन, एक मेसोनसेफ्लॉन, एक रोम्बेनसेफ्लॉन। क्लियर है? आगे वाला भाग अगर माइंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? फॉर ब्रेन। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। फिर पूछेगा उसको क्या बोल सकते हैं? फॉर को प्रोजेन, बीच वाले को मेजॉन, और नीचे वाले को रोम्बेन। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा काम करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सीधा, हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। किस पर बात कर रहे हैं? हम लोग अपने ब्रेन पर बात करेंगे, ज्यादा हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे, ह्यूमन बीइंग पर। तो बोलता है कि अगर हम लोग इस ब्रेन को हम लोग देखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह का पोजीशन दिखेगा, और ये दो ऑप्टिक लोब दिखेगा, और इस तरह का नीचे दिखेगा। बनाइएगा। ये ब्रेन का डिसेक्शन किए हैं, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन, जरा लिख लीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटे अपने ब्रेन को। इसको एलएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएस। और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? हम्म, और परपेंडिकुलर सेक्शन बोल सकते हैं ना। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन और परपेंडिकुलर सेक्शन। ऐसा अपना ब्रेन काटे ह्यूमन बीइंग का, ऐसे लंबत काटे हैं। ठीक है? लंबत काटेंगे तो पूरा पार्ट दिख जाएगा ना। लंबट काटते हैं तो पूरा पार्ट दिख जाएगा। पैर का हड्डी लग रहा है। अरे फिगर को वहां तो ओमार सीट में फिगर पूछेगा, जैसे बनता है बनाओ उसमें। तुम लोग को अब तुम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है, कोनो जगह प्रैक्टिकल थोड़ी करना है कि सर 8 नंबर का 4 नंबर काट लिया मेरा। ऐसे बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तुम खाली कुछ करो ना, ऐसे करके को बना लो, हो गया काम खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बन रहा है बनिए। देखिए, नहीं, एक बार इसकी लड़ाई हुआ था। हैं? एक बार एक बार एक बार इसके लिए लड़ाई भी हुआ था। एक वाइफ हस्बैंड में रोज झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा झगड़ा के क्रम में रोज रोज वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम्हारा दिमागे नहीं है। तो हस्बैंड बोलता था कि बिना दिमाग का इतना काम कर रहे हैं। तो हस्बैंड भी बोलता था कि हमको लगता है तुम्हारे दिमाग नहीं है। अब ये डिसाइड कौन करेगा किसके पास दिमाग है? तो रोज करीब करीब रोज का एक एपिसोड चलता था, एपिसोड 1, एपिसोड 2। किसको लेकर के? दिमाग को लेकर। एक दिन पता चला कि एक जगह एग्जीबिशन लगा हुआ है, और वहां पर दिमाग का एक वैल्यू लगाया जा रहा है कि भाई ये 1400 ग्राम का दिमाग है, 850 ग्राम का है, 900 ग्राम का है। जैसे हम लोग का कितना ग्राम का है? 1400 ग्राम का। उसी तरह से इस तरह का एग्जीबिशन टाइप का लगा था, लोग गया। तो हस्बैंड वाइफ दोनों गए, पूछे कि ये किसका दिमाग है? बोला ये बंदर का है। बोला कितना दाम है? बोला ये दिमाग 80,000 में मिलता है। बोला ये बगल वाला? बोला ये गधा का है। पूछा इसका दाम कितना है? 10,000 में मिल जाएगा। बोला क्या ये बगल वाला? इसी तरह पर्टिकुलेट पूछ रहा था। तो बोला कि ये सब खाली जानवर के रखे हैं? कहा नहीं, आदमी का भी है। कहा ये किसका है? कहा ये आदमी का है। इसका दाम कितना है? बोला 1 लाख। हाँ, मेल का, आदमी का। हाँ, उसके बगल में फीमेल का था। बोला ये इसका दाम का? इसका 5 लाख। तो उसकी वाइफ को लगा, देखिए पता चला कि हमारे ब्रेन का क्या अहमियत है। आपके आदमी का, मेल का ब्रेन 1 लाख में बिक रहा है, और फीमेल का ब्रेन 5 लाख में मिल रहा है। और आप लोग घर रोज दिन भर घर में यही बात करते हैं किसका ब्रेन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हताश होकर के आदमी पूछता है ब्रेन बेचने वाले को, क्या ऐसा काहे कि भाई मेल का, हम लोग आदमी हैं, सब लोग आदमी हैं, ये मेल का 1 लाख और फीमेल का 5 लाख का? सर कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, 5 फोड़ते हैं तो एगो में निकलता है।
कहा तो बोला कि सर लेबर कॉस्ट हमारा ज्यादा लगता है, अब फोड़ेगा तो पैसा लेगा ना। तो एक फोड़ा नहीं निकला, 1 लाख बर्बाद। दूसरा फोड़ा नहीं निकला, 1 लाख बर्बाद। तब हर बार हम लोग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी यही रहता है कि 5 में 1 निकलता है। तो सर ये महंगा है और ये सस्ता है। अब बोला मेल में जिसको फोड़ते निकल जाता है। तो वाइफ को बोला समझी, बोली हम समझना भी नहीं चाहते हैं। क्लियर? तो ब्रेन से कंसर्निंग समझिएगा, ये एक काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। इन्हें कि आप लोग जो है ना पूरा चौड़ा होकर रोड पर घूमिए, समझ रहे ना, इसका रियलिस्टिक फीचर से कोई मतलब नहीं। इन्हें कि अब घरे जाकर के बोलना शुरू किया, तुम लोग को ब्रेन है पागल, सर बोले थे 5 गो फोड़ते हैं 1 गो निकलता है। क्लियर? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन पर कैसा काटे हैं इसको, एलएस, और कैसा काटे हैं वर्टिकल, और कैसा काटे हैं परपेंडिकुलर। तो जब इसको काटे हैं तो सबसे ऊपर का जो टॉप लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। लिखते जाइएगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब। ऊपर वाले को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। इसके नीचे है कि नीचे का पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रम। लोब, लोब, LOB, लोब। ऑल्फैक्टरी लव नहीं, हाँ, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम, ये दोनों किसका पार्ट है? प्रोजेंसेफ्लॉन का। क्वेश्चन आता भी है। सेरेब्रम, सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब ये दोनों पार्ट है किसका? सेरेब्रम का। इसके बाद लिखिएगा ये मिडिल में आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक लोब। कौन सा लोब है? ऑप्टिक लोब। इसके बाद इस मिडिल के ऊपर में यहां पर ये भी एक पोजीशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट होता है किसका? रोम्बेनसेफ्लॉन का। नहीं, रोम्बेनसेफ्लॉन। बीच में यहां मीडियन फीजर है। ठीक है, बीच में मीडियन फीजर है। ठीक है, ये रोम्बेनसेफ्लॉन का पार्ट है। और ये जो भी रोम्बेनसेफ्लॉन का है इसका नाम है मेडुला ऑब्लेंगाटा। आराम आराम से पढ़िएगा, थोड़ा डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे और काम हो जाएगा। मेडुला ऑब्लेंगाटा, हाँ। ये रोम्बेनसेफ्लॉन में सेरेबेलम, इसीलिए नहीं, सेरेबेलम, ऑप्टिक लोब, मेडुला, सब ये सब बनेगा मेडुला ऑब्लेंगाटा, ये सब रोम्बेनसेफ्लॉन में। और ये बीच वाला मीडियन फीजर आ जाएगा मेजोन में, और बाकी ऊपर वाला ऑल्फैक्टरी और सेरेब्रम दोनों किस में आ जाएगा? प्रोजेन में। ये क्वेश्चन आता भी है, इसीलिए हम इसको एकदम डायरेक्शन से बनाए हैं। एक फोर ब्रेन नहीं, बस मीडियन फीजर बैलेंसिंग मोड में रहता है। क्लियर? देख, ये जो ना, ये ऑल्फैक्टरी लोब है। ऑल्फैक्टरी लोब ये हो गया, ये प्रोजेनसेफ्लॉन में आ गया, और सेरेब्रम भी प्रोजेनसेफ्लॉन में आ गया। ठीक है, और इसके नीचे रोम्बेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन में ऑप्टिक लोब और सेरेबेलम। और ये जो है नीचे वाला इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, और ये भी रोम्बेनसेफ्लॉन का पार्ट है। बीच में सिर्फ एक पार्ट बज रहा है मीडियन फीजर, जो मेसोनसेफ्लॉन में आ जाएगा। यानी आपका जो ब्रेन कितने भाग में बटा हुआ है? 3, प्रोजेन, मेसोन और रोम्बेन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेरेब्रम किसका पार्ट है, सेरेबेलम किसका पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगाटा किसका पार्ट है। ठीक है, तो एक बार मिला लीजिएगा। प्रोजेनसेफ्लॉन में सेरेब्रम आ रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब आ रहा है, रोम्बेनसेफ्लॉन में सेरेबेलम आ रहा है, ऑप्टिक लोब आ रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा आ रहा है। क्लियर है? अब इसमें से एक चीज जानना जरूरी है कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्ड करता है। बोलता है ऑल्फैक्टरी लोब, इसको घ्राण पिंड बोलते हैं, सूंघने का शक्ति। समझ रहे बात को? कि बोलता है अगर ये ब्रेन है और इसको हम एलएस काटते हैं, तो एलएस में अगर ये ब्रेन इस तरह से हमको दिखता है, तो ये टॉप लेवल पर काम है, ये इसका काम है क्या? ये घ्राण पिंड है।
यानी आप किसी चीज का जो स्मेल लेते हैं और सूंघ पाते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑल्फैक्टरी लोब। उसी तरह हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, तो बोलता है कि हर एक चीज का पार्ट का मीडियन जो होता है वो उसको बैलेंसिंग मोड देने का काम करता है। तो मीडियन फीचर क्या करेगा? यहाँ पर बैलेंस मोड में कर लेगा। ठीक है, फिर आपके नीचे आते हैं, ये ऑप्टिक लोब है। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑप्टिक्स मतलब देखना, आंख। तो हम लोग का आंख का नीचे तार किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से। कभी कभी सर में चोट लगता है तो दिखना बंद हो जाता है, इसका मतलब वो तार जो है, वो नर्वस सिस्टम का तार किसके साथ है? आंख के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेरेबेलम और एक सेरेब्रम। याद रखिएगा, मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी कौन है? अभी कोई नहीं लिखेगा साथ में, सब लिखना शुरू कर दिया है, हम बोले ही नहीं लिखने के लिए। पहले सुन लीजिए, सेरेब्रम जो है वो किसके लिए? मेमोरी के लिए। और यही सेरेब्रम जो है वो विल पावर यानी इच्छा शक्ति के लिए भी कौन है? सेरेब्रम। और बेलम जो है बॉडी के बैलेंस के लिए। हम दो पैरों पर बहुत अच्छे तरीके से चल पाते हैं क्योंकि काम कौन कर रहा है? सेरेबेलम। तो इसका मतलब है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा जितना भी अनस्ट्राइब चीज है, अनैच्छिक क्रिया है, सबको कंट्रोल को करने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये पूरा पार्ट हम लोग का ब्रेन कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। भगवान इसीलिए क्रेनियम बॉक्स दिया कि मान लीजिए खुला रहता, अब पीछे से ऊपर वाला छू देता। लड़का का आदत है ना, जैसे बैठा हुआ है, छू दिया, उधर से लड़का आ रहा है, सर हम सूंघ नहीं पा रहे हैं कुछ, तो हम समझ जाते कि ऑल्फैक्टरी लोब छू दिया। आपको हल्का सा ऐसे जाते झटका से लग गया उसका सेरेब्रम में, अब याद ही नहीं आ रहा है उसको, ये झटका दिया गया, तुम दिया था, कौन दिया था नहीं पता। तो ये भी एक दिक्कत है। इसीलिए भगवान उसके ऊपर में एक क्रेनियम बॉक्स लगा दिए ताकि कोई भी बाहर से छू छाप नहीं करे, कर देता, गड़बड़ा जाता। अब मान लीजिए कि कोई जा रहा है और उसी में हल्का सा इसको खींच लिया, बहुत मुलायम होता है ना जी। मान लीजिए जा रहा है, अगर ये बॉक्स नहीं रहता तो किसी से हाथ रख ही नहीं जाता, तो रख जाता, मान लीजिए दबा हल्का सा पूछ हो जाता, तो ये पूछ हो जाता तो सूंघ ही नहीं पाता, कोई खाना उन्हें उसको पता नहीं चल पाता क्या खा रहे हैं। और नीचे वाला मेडुला ऑब्लांगाटा अगर कहीं डैमेज होता तो छींक का कंट्रोलिंग ही नहीं होता। अगर गलती से इस पर हो जाता तो दिखने बंद हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये पूरा टोटल कंट्रोलिंग किससे हो रहा है? ब्रेन से। एक छोटा सा बॉक्स बनाएगा फिगर के नीचे, फिगर बना लिए, बॉक्स बनाइएगा। लिखिएगा 12 पेयर 12 पेयर क्रेनियल 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, जिसको कपाल तंत्र बोलते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्र। और 31 पेयर स्पाइनल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व। ठीक है, कितना क्रेनियल? 12। और कितना स्पाइनल? 31। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सेरेब्रम। टाइटल में लिखकर अंडरलाइन कीजिएगा, सेरेब्रम, बॉक्स में ही सेरेब्रम, सेंटर में पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सेरेब्रम में लिखिएगा डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, अभी तुरंत बोले थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। इसके बाद लिखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, चिंतन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। इसके बाद लिखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस पावर, किसी चीज को विश्लेषण कर पाते हैं इसलिए क्योंकि आपके माइंड में सेरेब्रम है। ठीक है, किसी चीज का विश्लेषण इसलिए कर पाते हैं कि आपके माइंड में कौन है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो है वो आपके ब्रेन का सबसे डेवलप्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है? डेवलप्ड। और कौन ब्रेन में आता है? फॉर ब्रेन में। कौन ब्रेन में? फॉर। इसको कौन सेफ्लॉन बोलेंगे? ओरिजिन सेफ्लॉन। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, पकड़िएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान देना है, क्वेश्चन पर भी एक बार अप्रोच कर लें। पूछेगा कि इनमें से ब्रेन का कौन सा भाग जो है वो फॉर ब्रेन के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।
या पूछेगा इनमें से ब्रेन का कौन सा भाग जो है वो प्रोजेंसेफ्लॉन के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर सवाल पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन सा भाग है जो प्रोजेंसेफ्लॉन के अंतर्गत आता है, या फिर ऐसे सवाल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन बीइंग का ब्रेन का पार्ट है जो एनालिटिकल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन अगर घुमाएगा कितना भी, आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंसेप्ट आपके साथ है तो कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर पूछेगा कि ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के पार्ट को कितने भाग में बांटे हैं? 3। कौन कौन? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर को क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन। मिड को क्या बोलते हैं? मेसेंसेफ्लॉन। और हैंड को रोम्बेनसेफ्लॉन। पूछेगा कि मेडुला ऑब्लांगाटा किसका पार्ट है? रोम्बेनसेफ्लॉन। किसका है? रोम्बेन। पूछेगा कि सेरेब्रम किसका पार्ट है? प्रोजेंसेफ्लॉन का। पूछेगा पूरे ब्रेन में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? सेरेब्रम। कौन है? सेरेब्रम। पूछेगा सेरेब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी के लिए और विल पावर के लिए। विल पावर, इच्छा शक्ति के लिए भी कौन? सेरेब्रम। पूछेगा कि स्मेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्टरी लोब। किसका पार्ट है? फॉर ब्रेन का। और फॉर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन। फिर सवाल आपसे पूछेगा कि मेडुला ऑब्लांगाटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अनैच्छिक क्रियाओं। जितना अनस्ट्राइब चीज होगा वो कौन? मेडुला ऑब्लांगाटा। पूरे बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? सेरेबेलम। कौन करेगा? सेरेबेलम। और सेरेबेलम किसका पार्ट? रोम्बेनसेफ्लॉन का। किसका पार्ट? रोम्बेनसेफ्लॉन। अब तो क्लियर है? जैसे हम लोग को लगा था शुरू में कैसे पढ़ना है, जब पढ़ते जाएगा काम होते चला जाएगा। और याद रखिएगा कि पूरे बायोलॉजी के क्रम में अपने आप को इंटरेस्टिंग बना के रखिएगा। अगर हल्का सा प्रेशर ले लिए, अरे इतना टर्मिनोलॉजी कैसे याद होगा, ये सब ये पहले सोच लिए तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। क्योंकि याद रखिएगा कि अभी अगर जिस कैंडिडेट का बायो सेक्शन पर पकड़ हो गया, इसका मतलब है जीएस में उसका दबदबा बहुत तेज होने वाला है। क्योंकि इस सेक्शन का पार्टिसिपेशन साइंस में सबसे ज्यादा है। अगर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा कौन पूछ रहा है? बायो। और बायो अब नॉर्मल नहीं पूछ रहा। पहले क्या था कि पहले नॉर्मली क्वेश्चन उठा करके कहीं से उठा के डाल दिया। अब एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर सोचिएगा कि 4 से 5 अगर क्वेश्चन पूछ दिया और 4 से 5 में आप चारों 5 को अप्रोच करके बना लिए, तो समझ लिए कि आप वहीं पर आप अपने आप को अगर सीट जितना उस सीट में आप फाइट करना शुरू कर दिए। कारण क्या है कि सब पर लोग तुक्का मार के निकल जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जहां बायो हुआ है तो उसको लगा अरे अभी तो अनकंफर्ट जोन है, इस पर क्या कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को जीएस का मतलब लगता है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। हर जगह जाइएगा तो उसको लगेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म, जीएस खत्म। यहीं पर खत्म नहीं होता है। हमसे अगर कोई पूछता है तो हम सबसे पहला नाम लेते हैं इकोनॉमिक्स का। अगर कोई सबसे ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और साइंस में दूसरा डायनेमिक का नाम है बायोलॉजी। ये दोनों पहले खत्म कीजिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो जब चाहेंगे तब खत्म होगा। अगर पढ़ा हुआ है तो 8 घंटा लेंगे, टाइम खत्म कर देंगे। अगर हमको लगेगा कि बैच को 1 महीना के अंदर कंप्लीट कर देना, तो 3-3 घंटा पढ़ाएंगे तो पूरा उड़ जाएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कुछ दम ही नहीं है। मेन दम है बायो सेक्शन और मेन दम है इकोनॉमिक्स में। उसमें आप भाग करके कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जीएस का जो बैलेंसिंग मोड है, वो बैलेंसिंग मोड यही बोलता है कि बेसिक क्वेश्चन बनाना है तो बेसिक क्वेश्चन में ये सब सेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि करंट डेटा आपका हमेशा चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली आपके साथ मतलब फ्लो में रहना चाहिए। और एक जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है, बार बार इस पर हम बोल रहे हैं स्टैटिक जीके, इसका कोई ठिकाना नहीं बन रहा है कि कौन सेक्शन में घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना ये तंग कर रहा है लोगों को कि अभी तक इसके लिए कोई काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसके किसी को अंदाजा नहीं कि किधर से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन लगभग हम 25% इसका बुक रेडी कर चुके हैं। 75% अब तक बचा हुआ है। स्टैटिक जीके का बुक निकालेंगे पहली बार, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि 50 से 60 पन्ना में जो स्टैटिक जीके का 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, 6 से 7 क्वेश्चन। कभी कभी कोई एग्जाम में अगर निफ्ट का एग्जाम हुआ या फिर क्लैट का एग्जाम हो गया, जो इधर का एग्जाम दिखेगा, उसमें क्या होगा कि उसका पार्टिसिपेशन 10 से 15 क्वेश्चन हो जाता है। तो हम सिलेबस नहीं देखते, हम स्ट्रेटजी देखते हैं। और ज्यादा मेरा टारगेट रहता है कि हम क्या बनाएंगे जो हम अंदर जाएंगे, और क्या नहीं बनेगा जो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप ये कभी मत सोचिएगा कि सिलेबस खत्म होगा। आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, उससे पहले नौकरी हो जाएगी। और बहुत लोगों का, हमारे यहाँ जितना दरोगा बना है सब 60%, 40% पढ़ करके अपना नौकरी लेके चला गया। अब भी उसको पूछिएगा तो बोलेगा क्या 2 सब्जेक्ट बचल है तो क्या करेंगे, वहीं पढ़ो। नहीं, एक लड़की आई थी सिवान में, बैंक पीओ ज्वाइन की, तो बोली क्या कि सर हम तो पढ़ ही नहीं पाए, मात्र 2 सब्जेक्टे पढ़े। बोले क्या पढ़ी? बस सर हम इकोनॉमिक्स पढ़े और दूसरा इंडियन पॉलिटी पढ़े।
और सर मेरा सिलेबस छूट गया। बोले तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा नौकरी लग गया? तो जाओ, नहीं काहे के लिए माथा पे चिक कर रहे हो? वो तो हम पिछले जन्म में मूर्ख रहे होंगे जिसके कारण इतना पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो किसको पढ़ना अच्छा लगता है? एक आदमी बता दे, अगर वो बोल देगा कि हमको पढ़ना अच्छा लगता है, हम उसको नमन करेंगे हमेशा, बोलेंगे तुम प्रभु हो। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। याद रखिएगा, पढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा चीज आता है, नींद। हम लोग हम जब मैट्रिक पास किए थे तो हम ये सोच के कहते कि मैट्रिक पास के बाद पढ़ने नहीं, खत्म। किसको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा बात है, तो सब नमन के लायक है। तुम रोज जो है, रोज रोज चरण पर गिर करके माथा रगड़ करके आया करो। आज जबकि बेचारा वो कुछ नई एक्टिविटीज कर रहा है। नहीं नहीं, हर आदमी को, हर बच्चा को लगता है कि मैट्रिक पास कर जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। मैट्रिक खत्म, घूमने हमको जाना, क्या मैट्रिक कर लीजिए। फिर इंटर में एडमिशन लेता है, उसको लगता है कि अब तो कम में पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट है। जब पढ़ने घुसता है तब पता चलता है इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी ठीक है। उसको तब पता चलता है कैलकुलस है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब इतना लंबा लंबा मैथ है। आज किसका, अच्छा ठीक है इंटर कर लेते हैं। अब तो इतना तो कंफर्म है ना कि ग्रेजुएशन में खाली एगो इतिहास पढ़ना पड़ेगा या भूगोल पढ़ना पड़ेगा या फिजिक्स पढ़ना। उसमें जब जाता है तो पता चला कि अब दो पेपर, 4 पेपर और फिर 4 पेपर, 8 पेपर। अब जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि एक एक क्वेश्चन है 12-12 पन्ना में। बोला हम ये सोच के मैथ लिए थे कि सोचे थे मैथ तुरंत तुरंत बना देंगे, लेकिन हमको क्या पता था कि इस 16 पन्ना रटना पड़ेगा मैथ को, और रट करके एग्जाम दे रहा है मैथ। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स वाला 16 क्वेश्चन पढ़ाएगा और बोलेगा 8 क्वेश्चन लिख देना, और नहीं भी आएगा तैयो लिख देना। एकेडमिक में पेज भरा रहना चाहिए, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय तो भरा एकदम बढ़िया से रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। कि पहले से नाप के दिया जाता है कि 60% से कम नहीं देना है, और दीजिएगा तो अगले बार से जांच में आपको नहीं भेजा जाएगा, तो कौन बेचारा अपना पैसा कमाएगा। तो याद रखिएगा कि अब जो कंसेप्ट है, जिसमें से हम लोग एक अप्रोच हमेशा डेवलप करते हैं कि हम लोग को लगता है कि अब हम लोग का कहानी खत्म हो जाए, लेकिन हर बार के बाद एक कहानी शुरू होता है। लोग को लगा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे तब रिलैक्स। बोला अब कंपटीशन। बोला उसमें क्या था? कहा उसमें सब फर्स्ट सेकंड थर्ड करता था, इसमें जितना सीट है उतने करेगा, अब बाकी फिर शुरू से करेगा। इन्हें क्या एक बार पीटी हुआ तो सब में हम दे रहे हैं मेंस, ऐसा नहीं। एक बार पीटी मेंस दौड़ लिए और मेरिट में 1 नंबर से छट गए, फिर शुरू कीजिए प्रीस। मतलब ये जो है ना, वो बंदर वाला वो मैथमेटिक्स आता है कि 4 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसल जाता है, वही वाला हाल इसमें है। तो याद रखना है कि आप स्ट्रेटजिक पढ़िएगा, रणनीति लगा के पढ़िएगा, आपका पॉलिसी अच्छा रहेगा पढ़ाई का। जीएस के मर्म को समझिएगा। जीएस वो नहीं कि बहुत हल्ला बोल है। जीएस का मतलब वो नहीं कि कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, बहुत अपना कलाकृति दिखा रहे हैं, आप पास कर जाइएगा। आपके पास करने में रणनीति चाहिए, और आपके पास करने में रणनीति में शामिल है कि आप सबसे पहले पैरेलल क्वेश्चन को पढ़िए, और जो डिस्कसिव क्वेश्चन उस पर काम करते रहिए, हो जाएगा आराम से। कुछ लोग को लगता है आया अब बोलना शुरू किया, 8 घंटे में पूरे भारतीय सेमिनार तुमरा ना खत्म होगा। देखते होंगे यूट्यूब सब में कि संपूर्ण भारतीय इतिहास, पहली बार महामैराथन दौड़ इतिहास का, और लड़का पता है वो 8 घंटा में 8 मिनट देखता है वो वीडियो को। जानता है कि उसमें चलेगा नहीं, महामैराथन उसका चलेगा नहीं। याद रखिएगा, महामैराथन कुछ नहीं होता है, हर एक चीज का लिमिटेशन। अगर आपका तबीयत खराब है तो आपका डोज एक ही कि नहीं देंगे, एक दिन 6 गोली दे देंगे, वो आइए जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए 8 घंटा में, 9 घंटा में महामैराथन पैराथन नहीं होता है। अभी जितना पढ़ाए हमको पता है कितना आप ले पाएंगे, और हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं हमको परसों तक बायोलॉजी खत्म कर देना है, तो हम ना खत्म कर देंगे। मेरा रोज का काम है, आपका खत्म नहीं होगा। आप जाइएगा घर पर, बेकारे हो गया, बोलिएगा कि नहीं? यहां तक आपको क्लियर है? इसको हम लोग अप्रोच करके पूछ लेते हैं, क्लियर है कि नहीं। कॉपी बंद कीजिए, मुनिए कॉपी मुंदो। रैंडमली पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, एनिमेलिया में हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं? एनिमेलिया में ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में हम लोग कहां से काम शुरू कर रहे हैं? ब्रेन का दूसरा नाम?
ब्रेन को कितने भाग बांटा? कौन कौन? प्रोजेनसेफ्लॉन, मेजोनसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेनसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लांगाटा आएगा। सेरेब्रम किस में आएगा? प्रोजेनसेफ्लॉन में। सेरेब्रम किस में आएगा? अच्छा बताइएगा, जो हम लोग का क्रेनियल नर्व से वो कितना है? 12 पेयर। कितना है? और 31 क्या है? ठीक है। अच्छा बताइएगा कि हम जब ब्रेन को एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटते हैं, तो सबसे टॉप पे क्या दिखता है? ऑल्फैक्टरी लोब। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? बहुत अच्छा। इन सभी में से मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? इन सभी के लिए एनालिसिस पर रिस्पॉन्सिबल कौन? इन सभी में बड़ी बैलेंस पर कौन? सेरेबेलम। सेरेबेलम। इन सभी में अनस्ट्राइप्ड कंट्रोलिंग कौन? मेडुला ऑब्लांगाटा। इन सभी में आंख को एडजस्ट करने का कौन? ऑप्टिक लोब। ये सब सबका कंडीशन है। यानी ब्रेन को हम लोग कैसे काटे? एलएस। एलएस काटे तो सेफ्लॉन हो गया। तो सेफ्लॉन में ऊपर वाले को क्या बोले? प्रोजेनसेफ्लॉन। बीच वाले को और नीचे वाले को? तो आपसे कोई पार्ट पूछेगा रोम्बेन, मेजोन और प्रोजेन, बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब यहीं से हम लोग का एनिमलिया का ब्रेन से काम शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात।